नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिन पन्नों के सहारे बिहार की सियासत को आप समझ सकते हैं। देखिए, वो दौर था जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश के सभी विपक्षी पार्टियों के एका को लेकर पटना में बैठक आयोजित थी। याद करिए वो दौर। और उस दौर में अचानक ईडी सीबीआई सक्रिय हुई थी। याद करिए, गठबंधन टूटने से लेके इंडिया गठबंधन के टूटने तक, नीतीश कुमार की इस तरफ आने तक कितनी बार बिहार में ईडी आई, सीबीआई, क्या क्या नहीं हुआ। नीतीश कुमार के कई करीबी लोगों के यहाँ, मतलब ललन सिंह के यहाँ, विजय चौधरी के यहाँ, उनके मतलब इन दोनों के रिश्तेदार के यहाँ, करीबी के यहाँ छापेमारी पर छापेमारी हुई। याद ही होगा। फिर हाल के दिनों में एक और खबर आई कि नीतीश के कई ऐसे करीबी लोग हैं, भुजा पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं, जिनका सीडी बना है। और उस सीडी बनाने में आईबी की बड़ी भूमिका है। और इसके बाद भी, इन सब रेड के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। संजीव हंस जेल गए। संजीव हंस के इसमें कई लोगों का बयान आया। उस बयान के आधार पर अभी भी छापेमारी चल ही रही है। मतलब ईडी अपने तरीके से बिहार में अभी भी सक्रियता बनाए हुई है, जबकि सरकार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार खुद अभी भी साथ हैं ही। फिर इस छापेमारी का क्या वाकई में भ्रष्टाचार से मतलब है या फिर कुछ और मतलब है, उस पर कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझ रहा है कि सीबीआई और ईडी की सक्रियता बिहार में किस वजह से, लालू परिवार को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले में ही या बाकी मामलों में जो जिस तरीके से तेजी से सुनवाई हो रही है, आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे वजह क्या है और क्यों हो रही है। और ये होना ही था। मतलब ये तरीका है। मतलब भारतीय डेमोक्रेसी में अब विपक्ष के या फिर जो हमारे साथ हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लिए ईडी सीबीआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। हर कोई कह रहा है। लेकिन मामला अगर कोर्ट पला हो जाए कि कोर्ट भी अब कुछ इस तरीके की चीज़ें, उतार चढ़ाव वाली बात हो, तो फिर सवाल तो उठता है, सवाल बनता भी है। ये हो सकता है कि संयोग हो और ये भी हो सकता है कि प्रयोग हो। जरा वो गौर करिए। एकदम ईडी सीबीआई की तो हम चर्चा किए ही, आईबी की भी चर्चा किए कि किस तरीके से बिहार के कई नेताओं का सीडी तैयार है। ईडी और सीबीआई कई नेताओं का संपत्ति का पूरा विवरण ले रखा है। अभी जो इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ है, जिसके यहाँ से 8 करोड़ से अधिक रुपये मिले हैं, उस रेड में बिहार के एक भी मंत्रालय नहीं है जिस मंत्रालय के अधिकारियों के यहाँ रेड नहीं हुआ हो। सारे अधिकारी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और जिस इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ और 8 करोड़ से अधिक के रुपये बरामद हुए हैं भवन निर्माण विभाग के, उसके पास एक डायरी भी मिली है, जिस डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पैसे के लेन देन से लेकर बहुत सारी चीज़ें। फिर आपको स्वास्थ्य विभाग के जिस अधिकारी के यहाँ छापामारी हुई थी उससे भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिला है। मतलब पूरी सरकार को ईडी कह सकते हैं कि अपने इशारे पर घुमा रही है। साफ दिख रहा है। जो नीतीश के प्रति अधिकारियों की जो लॉयल्टी थी, वो लॉयल्टी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मतलब अब स्थिति ये है कि नीतीश के चहेते अधिकारी भी अब बीजेपी के साथ या बाकी लोगों के साथ जो पहले जिस तरीके से नीतीश के को लेकर था, वो बात अब नहीं रही। तो ये सारा खेल ईडी सीबीआई और आईबी के माध्यम से हो रहा है। ये चर्चा हो रही थी। लेकिन अब हम एक दूसरी बात करने जा रहे हैं और ये बात बड़ी गंभीर बात है। याद होगा कि जिस समय में ये चर्चा शुरू हुई थी, याद करिए, आनंद मोहन जेल से बाहर निकले थे। उस समय में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, मतलब लालू और नीतीश कुमार की सरकार थी। राज्य सरकार ने एक पूरी प्रक्रिया के तहत आनंद मोहन को जेल से रिहा किया था। उसको लेकर बड़ी बबेला मचा था। पूरा आईएएस एसोसिएशन, पूर्व आईएएस एसोसिएशन, उसकी पत्नी, पूरी मीडिया,
मतलब लगा जैसे क्या कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर पूरे देश स्तर पर एक अलग तरीके का माहौल बनना शुरू हुआ और तुरंत ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, याद होगा। और सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देना शुरू कर दिया, बिहार सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा, क्या क्या नहीं हुआ। और अब लगा कि आनंद मोहन को फिर से वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन के फोल्डर से आनंद मोहन बाहर आए, उस केस का क्या स्थिति है किसी को पता है क्या? उस केस का क्या जजमेंट हुआ है वो किसी को पता है क्या? जजमेंट की स्थिति में है भी है, कहाँ है किसी को पता है क्या? वो केस क्यों नहीं आ रहा है सुनवाई के लिए? बहुत सारे सवाल हैं। उसके बाद फिर लवली आनंद सांसद बनकर अभी बीजेपी की सरकार की सहयोगी है। फिर सुनवाई नहीं हुआ। जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में कितनी बड़ी बड़ी बात हुई थी, फिर तो सुनवाई नहीं हुआ। अब एक नई बात सामने आ रही है। अजीत सरकार के हत्याकांड का मामला याद होगा आपको, बहुत सेंसिटिव मामला था पूर्णिया में। उस मामले में लोअर कोर्ट ने पप्पू यादव को सजा मुकर्रर कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था। और आज 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में पाट जो रहा है वो मुकदमा, सुनवाई नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर कुछ चीज़ें चलनी शुरू हुई है और अजीत सरकार के मामले में सुनवाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो कभी भी आपको खबर मिल सकता है कि उस मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित हो गई है। कोई एक मामला नहीं, देखिए ना, शराब वाला मामले में अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। बिहार सरकार के कई मामलों में अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला वर्षों से लंबित है। अशोक चौधरी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का मामला लंबित है। तो ये सारे जिस तरीके के मामले जो वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, कहा जा रहा है कि अब उसको अलग तरीके से उसको गति दी जा रही है। मतलब बिहार में इस बार कितने तरह के फैक्टर काम करेंगे उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि बिहार में चुनाव वोट के आधार पर आप हराने की स्थिति में आज भी नहीं है। जो दिख रहा है, जो लग रहा है कि आज भी बीजेपी बिहार में वोट के आधार पर जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो उन एजेंसियों के सहारे बिहार की राजनीति साधते हुए दिख रहे हैं जिस एजेंसी से लोग निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, जिस एजेंसी से लोग का भरोसा है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन आने वाले समय में बिहार के मामलों में कोर्ट, ईडी, सीबीआई, आईबी सहित तमाम बड़ी एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां बिहार में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार निशाने पर पप्पू यादव भी हैं। और पप्पू यादव जिस तरीके की गोलबंदी करना चाह रहे हैं, हालांकि उससे नुकसान आरजेडी को होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ बने रहते हुए वो आरजेडी को नुकसान करने की स्थिति में है क्या? कांग्रेस उतना छूट देगा क्या? अहमदाबाद के सम्मेलन में भले उनको बुलाया गया है, लेकिन जो फ्रीडम चाह रहे हैं वो फ्रीडम कांग्रेस देगा क्या? ऐसे में प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे के बाद विधानसभा चुनाव आते आते पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में उनकी पार्टी किसी ओवैसी के साथ, किसी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के साथ, मुकेश सहनी जैसे लोगों के साथ आपको एक अलग तरीके के गठबंधन में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि 2025 साधने के लिए बीजेपी इस बार किसी भी तरीके का मौका गंवाने को तैयार नहीं है। और इसके लिए सारी हदें भी पार करने पड़े तो उसके लिए भी तैयार है।